वेलकम बच्चों इन दिस न्यू लेक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। और आज जो हमारा लेक्चर होगा वो फाइलम एनिलिडा के बारे में होगा। इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो थोड़े अब कॉम्प्लिकेटेड होंगे, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। डेफिनेटली अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी तो इंक्रीज़ होगी। इन्वर्टिब्रेट्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं बच्चों, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स और हायर इन्वर्टिब्रेट्स। तो जो पॉरीफेरा से एस्केलमेंथिस तक के मेंबर्स हैं, जो फाइला हैं, उन्हें हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स या लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में रखते हैं। और जो अब एनिलिडा से आगे हेमिकोडेटा तक के फाइला होंगे उन्हें हम हायर इन्वर्टिब्रेट्स में रखते हैं। आज हमारा जो फाइलम है वो एनिलिडा से हम शुरुआत करते हैं बच्चों। ये जो फाइलम है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसका ये नाम क्यों पड़ा एनिलिडा। देखो बच्चों, इस एनिमल का जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि दे हैव गॉट ए सेगमेंटेड बॉडी। तो आप देख ही रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। ये अर्थवर्म का डायग्राम मैंने बनाया है, अर्थवर्म का। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए, इसमें इस तरह से पार्टीशंस हैं। ये बॉडी जो है सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं, इन सेगमेंट्स को हम मेटामियर्स कहते हैं। सेगमेंटेशन में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। एनिलिडा के केस में ये जो मेटामियर्स हैं ये बिल्कुल रिंग जैसे दिखाई दे रहे हैं। कि जैसे मैं आपको बताऊं कि हर जो हमारा सेगमेंट होता है, हर एक जो मेटामियर होता है वो इस तरह का मेटामियर है बच्चों। तो ये रिंग लाइक अपीयरेंस देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो रिंग ये वर्ड है हमारे पास, इस रिंग के लिए हमारे पास एक वर्ड और है और वो है एन्यूलस। और यही रीज़न है कि इस फाइलम के जो नाम दिया है, इस फाइलम को हमने वो एनिलिडा दिया है। बिकॉज देयर सेगमेंट्स, देयर मेटामियर्स आर लाइक ए रिंग। और रिंग के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो एन्यूलस है। तो इस एन्यूलस से हमारा ये जो है नाम आया है एनिलिडा, वहाँ से पड़ा है। तो जितने भी मेंबर्स होंगे, चाहे लीचेस हो या कोई भी दूसरे मेंबर्स हो, इनके जो सेगमेंट्स हैं, इनके जो मेटामियर्स हैं, हर मेटामियर रिंग जैसी अपीयरेंस देता है। इसीलिए हमने इस फाइलम को नाम दिया एनिलिडा। तो एक इस फाइलम का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो ये हो ही गया, हमने डिस्कस कर लिया है कि दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और ध्यान रखना है आपको, सेगमेंटेशन मैंने पहले पढ़ाया है आपको। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी जो है वो 3 फाइला में मिलती है। एक एनिलिडा हो जाएगा, इसके बाद जो अगला फाइलम है आर्थ्रोपोडा, उसमें भी इसी तरह से सेगमेंटेड बॉडी है, पर उनके सेगमेंट्स रिंग जैसे नहीं होते हैं। और एक एंड में जो फाइलम कॉर्डेटा आएगा, उसके भी जो मेंबर्स हैं इसी तरह से उनमें भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहेगा। तो चलें बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम और लेट्स टॉक अबाउट हैबिट एंड हैबिटेट। जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं कि सबसे पहले हम हैबिट और हैबिटेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप, इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो 2 तरह के होंगे। या तो वो पैरासाइट्स होंगे, पहले मैं पैरासाइट्स पे नज़र डालता हूँ। और पैरासाइट्स तो आप जानते ही हैं कि पर्टिकुलरली जो लीचेस होती है वो हमारी बॉडी पर चिपक के खून पीती है। जो जो एनिमल खून पीते हैं बच्चों, उनके लिए एक वर्ड है हमारे पास, सैंग्विवोरस। जैसे जो घास वगैरह खाते हैं तो उनके लिए हम हर्बीवोरस। और जो जो है मीट खाते हैं, जो एनिमल को फ्लैश खाते हैं, तो उनके लिए हम कार्निवोरस वर्ड यूज़ करते हैं। जो खून पीने वाले होते हैं उनके लिए हम सैंग्विवोरस वर्ड यूज़ करते हैं। तो लीचेस जो होती है वो सैंग्विवोरस होती है। और पर्टिकुलरली ये जो लीचेस है ये एक्टोपैरासाइट्स हैं। तो अगर हम लीचेस को छोड़ दें तो बाकी के जो मेंबर्स होंगे वो फिर फ्री लिविंग होंगे। और अब जो फ्री लिविंग है वो 2 जगह पर रह सकते हैं। वो पानी में भी रह सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, और वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। और जो एक्वेटिक होंगे, जो पानी में रहेंगे, फिर वो दोनों ही कंडीशन में रह सकते हैं। वो मेराइन भी हो सकते हैं और वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। और अदरवाइज़ कुछ एनिमल्स जो होंगे वो टेरेस्ट्रियल भी होंगे, जैसे अर्थवर्म्स वगैरह हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। और जहाँ पर भी ये रहते हैं इनको पर्टिकुलरली मॉइस्ट सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। तो हम इस बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो हैबिट और हैबिटेट जो हमारे सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि दे मे बी फ्री लिविंग
और दे में बी पैरासिट्स। अगर फ्री लिविंग है तो एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है, तो दोनों कंडीशन में रहते हैं बेटा, एक्वेटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं। और जो एक्वेटिक होंगे तो फिर वो मराइन भी हो सकते हैं कुछ, और वो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ भी है। आगे बढ़ते हैं हम इनके बेसिक फीचर्स, हमने पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बड़ा इजी रहेगा हमारे लिए बेसिक फीचर्स। देखिए बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ये, प्लेटीहेलमिन्थेस से तीनों जर्म लेयर्स आ गई थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी भी शुरुआत एस्केलमेंथिस से हो गई है। एस्केलमेंथिस के बाद सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री इनकी बायलैटरल है, तो बायलैटरल सिमेट्री की शुरुआत भी प्लेटीहेलमिन्थेस से हुई है। देन दे आर सिलोमेट, ये हमारे लिए नया कैरेक्टरिस्टिक हो गया बच्चों कि पहली बार कोई सिलोमेट एनिमल जो है वो यहाँ से शुरुआत हुआ है, क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थेस तक सभी एसिलोमेट थे। उसके बाद एस्केलमेंथिस में सुडोसिलोम है, और अब एनिलिडा से आगे के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सब में ट्रू सिलोम है। तो दे ऑल आर यू सिलोमेट भी कह सकते हैं, या सिंपली हम इन्हें सिलोमेट भी कह सकते हैं। और अब इनमें जो सिलोम होगी वो कौन सी है, तो मैंने बताया आपको कि ट्रू सिलोम के दो टाइप होते हैं, एक शाइजोसिलोम होती है और एक एंटीरोसिलोम होती है। तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में शाइजोसिलोम रहेगी, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और लास्ट में जो कॉर्डेटा होगा उसमें एंटीरोसिलोम रहेगी। तो ये हमको ध्यान रखना है कि सिलोम अपीयर फर्स्ट टाइम, कौन से फाइलम से पहली बार सिलोम आएगी, तो एनिलिडा से सबसे पहले सिलोम आती है। उसके बाद बच्चों ये प्रोटोस्टोमिया है, क्योंकि इनमें ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है। यहाँ से सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट है। सेगमेंटेशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 फाइला है, याद रखने हैं, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। इससे पहले हमने प्लेटीहेलमिन्थेस में टीनिया सोलियम पढ़ा था, टैप वर्म्स जिसको कहते हैं, उसमें सेगमेंटेशन था, लेकिन मैंने आपको बताया कि टीनिया सोलियम में जो सेगमेंटेशन होता है वो फॉल्स सेगमेंटेशन है, वो सूडो सेगमेंटेशन है। देन कम टू द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, तो सॉरी ये बॉडी वॉल हो गया है यहाँ पर, तो इसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे बॉडी वॉल नहीं है, इसको आप सही कर देंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान रहेगा इनमें। तो ये हमें ध्यान रखना है बच्चों कि दे हैव गॉट ए, और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की शुरुआत भी मैंने आपको बता दी कि एस्केलमेंथिस में सुडोसिलोम थी, और सुडोसिलोम के अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल है, तो एस्केलमेंथिस में भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, एनिलिडा में भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये मैंने एक अर्थवर्म बना रखा है, और इसमें मैंने क्या किया है कि यहाँ बीच में एक कट लगाया, और कट लगा के इसकी जो स्किन थी उसको वाइड कर दिया है। तो ये वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये सारा, ये उसकी सिलोम है, यहाँ पे पूरी उसकी सिलोम होगी। और देखिए ये उसकी बॉडी वॉल है, ये उसके अंदर इंटेस्टाइन है, और ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। करेक्ट बच्चों? तो आप ध्यान दीजिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि ये जो इसकी पूरी सिलोम है, ये वाला इसका जो पूरा हिस्सा है जहाँ ये इसकी सिलोम प्रेजेंट है, इस सिलोम में भी हमको इस तरह के पार्टीशंस दिखाई दे रहे हैं। देखो ये इस तरह से इसमें यहाँ पार्टीशंस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो सिलोम है वो डिवाइडेड है चैम्बर्स में, तो हर सेगमेंट में एक पार्टीशन होगा। मैं आपको समझाता हूँ ये पार्टीशन कैसा होगा। जस्ट एज्यूम, अर्थवर्म को आपने देखा ही होगा, सिलेंड्रिकल बॉडी है। जस्ट एज्यूम, ध्यान से समझना इसको, सिलेंड्रिकल बॉडी है अर्थवर्म की, और जस्ट फील, इमेजिन करें कि अर्थवर्म की बॉडी अंदर से होलो है। होलो क्यों है? क्योंकि अंदर उसकी सिलोम है। और अब होगा क्या बच्चों, हम क्या करें कि मैं एक डायग्राम भी बना के बता देता हूँ आपको। चलो, ये जैसे अर्थवर्म है, करेक्ट, और ये उसकी पूरी अंदर सिलोम है, करेक्ट बच्चों। हटा देता हूँ मैं इस सिलोम को, कोई बात नहीं, चलो नहीं हटाते। और अब आप देखिए कि यहाँ पे ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल है, करेक्ट बच्चों। अब ये वाला जो हमारे पास एरिया है ये उसकी सिलोम है, लेकिन ये सिलोम इस तरह से कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि इस सिलोम में इस तरह के पार्टीशंस बने हुए हैं, इस तरह के पार्टीशंस बने हुए हैं। तो जहाँ बाहर हमें एनिमल की बॉडी में ये लाइंस दिखाई दे रही है, ये जो लाइंस बनी हुई है, जिस तरह से बाहर जहाँ हमें लाइंस दिखाई देती है, एनिमल की बॉडी के अंदर भी उसी तरह के
पार्टीशंस हैं। पर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर सिलोम में पार्टीशन है तो फिर ये एलिमेंट्री कैनाल जो है ये कैसे जा रही है। देखो ये एलिमेंट्री कैनाल आगे जा रही है। तो इसको, इस पार्टीशन को आप ऐसे समझिए कि हमारी जो कॉम्पैक्ट डिस्क्स होती है, सीडी जिसको हम कहते हैं, जो हम कंप्यूटर में लगाते हैं, तो ज़रा सोचिए कि एलिमेंट्री जो अर्थवर्म है उसकी बॉडी में हर सेगमेंट के बाद में हम ऐसे वर्टिकल सीडीज़ लगा दें, कॉम्पैक्ट डिस्क्स लगा दें, और हम तो जानते हैं कि डिस्क के बीच में एक होल होता है। तो ये जो पार्टीशंस हैं, इन पार्टीशंस को हम सेप्टा कहते हैं, और आप इन सेप्टा को कंपेयर कर सकते हो एक सीडी की तरह। समझ में आया आपको? तो सीडी के सेंटर में जो होल होगा, उस होल में से तो एलिमेंट्री कैनाल निकल जाएगी, और जो सीडी का आउटर मार्जिन है, बाहर वाला जो मार्जिन होता है सीडी का, वहाँ पर उसकी बॉडी वॉल लगी हुई है। तो इस तरह से हर एक सेगमेंट के बाद में वर्टिकल पार्टीशंस हैं, और इन वर्टिकल पार्टीशंस को हम सेप्टा कह सकते हैं। और हम यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि जो एनिलिड्स हैं, ये जो अर्थवर्म या दूसरे और भी एनिलिड्स हैं, इनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के साथ साथ इंटरनल सेगमेंटेशंस भी प्रेजेंट है। और वो कैसे प्रूव होता है इंटरनल सेगमेंटेशन, कि हर दो सेगमेंट्स के बीच में एक वर्टिकल पार्टीशन लगा हुआ है, और उन वर्टिकल पार्टीशंस को हम सेप्टा कहते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर एक मैंने आपको अर्थवर्म की बॉडी बताई है, और ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड में डायग्राम है, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ डायग्राम ए। तो ये हमने जैसे अर्थवर्म का यहाँ से इस जगह से क्रॉस सेक्शन काटा है। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं, हमें इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। ओके, और अब इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ये इतना हिस्सा जो है ये इसकी बॉडी वॉल हो जाएगी, और ये जो हिस्सा है ये इसकी सिलोम हो जाएगी, और इसमें एक फ्लूइड भरा रहेगा। तो हम लिख लें यहाँ पर कि फिल्ड विथ सिलोमिक फ्लूइड। करेक्ट बच्चों? और ये उसकी जो है सेंटर में, आप समझ ही गए होंगे कि अंदर ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल है। अब रही बात इसकी बॉडी वॉल की, हम डिस्कस करें तो देखो बच्चों, बॉडी वॉल में सबसे बाहर क्यूटिकल हो जाएगी, जैसा कि प्लेटीहेलमिन्थेस में भी थी और इवन एस्केलमिन्थेस में भी थी, लेकिन यहाँ पर ये क्यूटिकल काफ़ी थिन होती है। उसके बाद ये इसकी एपिडर्मिस हो जाएगी। एपिडर्मिस के बाद इसमें भी मसल्स होते हैं, तो इसमें ये एक सर्कुलर मसल्स की लेयर आ जाएगी। सर्कुलर मसल्स के बाद में ये इसमें एक लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स की लेयर हो जाएगी। लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स की एक लेयर हो जाएगी, और लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स की लेयर के बाद ध्यान से देखें बच्चों, ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स है। ये जो मैं ब्लैक कलर के डॉट्स बना रहा हूँ ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स है, और उसके बाद ये एक पिंक कलर की पतली सी लेयर दिखाई दे रही है। क्या आप बता सकते हो ये पिंक कलर की लेयर क्या होगी? ओके, मैं बताता हूँ आपको बच्चों, ये इसकी मीजोडर्म होगी। हमें आपको याद होगा कि जो सिलोम होती है, उस सिलोम के बाहर की तरफ यहाँ देखिए ये वाली पिंक कलर की लाइनिंग, और ये वाली जो पिंक कलर की लेयर है, सिलोम इज लाइंड विद मीजोडर्म ऑन बोथ द साइड, आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड। तो बच्चों ये जो दोनों पिंक कलर की लाइंस यहाँ पर है, ये इसकी सिलोमिक एपिथेलियम है, मीजोडर्म है। और बाहर वाली मीजोडर्म को हम क्या कहते हैं? इसको हम पेराइटल मीजोडर्म कहेंगे, पेराइटल मीजोडर्म कहेंगे, या पेराइटल को एक और नाम से जानते हैं हम, सोमेटिक या पेराइटल मीजोडर्म। और ये जो अंदर वाली होगी, जो एलिमेंट्री कैनाल की आउटर सरफेस पर है, इसे हम स्प्लैंक्निक या विसरल मीजोडर्म कहेंगे। तो ये दोनों मीजोडर्म हो गई, मीजोडर्म की लेयर्स हो गई। पतली पतली सेल्स होती है बच्चों, सिंपल स्क्वेमस थिन चपटी सेल्स होती है, फ्लैट सेल्स होती है, और उनके बीच की ये जो अब हमारी कैविटी हो गई है, इस कैविटी को हम सिलोम कहते हैं। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और यहाँ दिखाई देगी, ये देखिए बच्चों, आपको ये ब्लैक कलर के इस तरह के ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काइटिन के बने हुए सीटें हैं, इन्हें हम सीटें कहते हैं।
तो दीज आर सीटे। तो बिल्कुल माइन्यूट थिन काइटिन की बनी हुई छड़ रोड जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जो बॉडी वॉल के अंदर रहती है, और थोड़ा सा इनका हिस्सा जो है वो बॉडी वॉल से बाहर निकला रहता है। अब आप बोलोगे कि हमने तो अर्थवर्म को कई बार देखा है, हमने अर्थवर्म को हाथ में भी पकड़ा है, लेकिन हमें तो उसकी सरफेस पर कभी सीटें दिखाई नहीं दी है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सीटें हैं बड़े ही थिन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, और आप अपनी स्किन से अगर अर्थवर्म की सरफेस पर इन सीटें को फील करने की कोशिश करोगे, टच करके महसूस करने की कोशिश करोगे, तो ये आपको नहीं दिखाई देंगे बच्चों, और आपको महसूस भी नहीं होंगे, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर। अब आपसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये सीटें यहाँ क्या कर रहे हैं, पूरी बॉडी में लगे हुए हैं सीटें। तो आंसर ये है बच्चों कि जब अर्थवर्म या कोई दूसरा एनिलीड जो है अपन अर्थ की सरफेस पर चलता है, जिस तरह से वो क्रॉलिंग मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट करने के लिए उसको सॉइल में ग्रिप बनानी पड़ती है, और उस सॉइल पार्टिकल्स में ग्रिप बनाने के लिए उनको पकड़ने के लिए इसके पास ये सीटें होते हैं। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ सीटें, तो आप जवाब दे दोगे कि सीटें प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लोकोमोशन, करेक्ट। और एक और क्वेश्चन अब आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, चलो नीचे है जगह, आपसे कोई पूछे कि ये जो सीटें हैं ये किस चीज़ के बने हुए हैं, तो हमारा जवाब रहेगा कि सीटें आर मेड अप ऑफ काइटिन। और अब आप पूछोगे व्हाट इज काइटिन। कई बच्चे यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं, वो समझते हैं कि काइटिन किसी न किसी प्रोटीन का नाम होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चों, काइटिन इज नॉट ए प्रोटीन, इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट। तो काइटिन इज ए बेसिकली हिट्रो पॉलीसैकेराइड, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चों, हिट्रोपॉलीसैकेराइड। काइटिन इज ए हिट्रोपॉलीसैकेराइड जो कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सीटें किस मटेरियल के बने होते हैं, तो सीटें काइटिन के बने होते हैं। और ये कहाँ होते हैं, ये उनकी बॉडी वॉल में होते हैं। इनका मोस्ट ऑफ द पार्ट 70-80% पोर्शन इन सीटें का बॉडी वॉल के अंदर रहता है, और थोड़ा सा पोर्शन उनका बाहर निकलता है। अच्छा, ये सीटें को अंदर खींच भी सकते हैं और इनको बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सीटें आर अटैच्ड विथ मसल्स। मैं अभी एक डायग्राम और बताऊँगा आपको, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बार ये पार्ट कंप्लीट कर लें कि जो सीटें हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं। ध्यान रखें ये काइटिन के बने होते हैं। हमारा जो अगला फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा, उनका जो एक्सोस्केलेटन होगा वो भी काइटिन का बना हुआ होता है। और इसके अलावा जो फंजाई होती है उनकी जो सेल वॉल है वो भी काइटिन की बनी हुई होती है। तो व्हाट इज़ काइटिन, पूरे एनिमल किंगडम में काइटिन, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो या बायोलॉजी पढ़ते हो तो कई बार काइटिन आता है हमारे सामने, तो हमें ध्यान रखना है कि काइटिन इज़ ए कार्बोहाइड्रेट। व्हाट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इट इज़ ए हिट्रोपॉलीसैकेराइड। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका पॉलीमर है, समटाइम वैसे मैं आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगा, लेकिन हमारे लिए अच्छा है जो चीज़ जितनी बार रिवीजन होगी वो हमें अच्छे से याद होती है। तो हमें यह भी याद रखना है कि काइटिन इज़ ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। और अब आप पूछेंगे कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन क्या है, तो ये मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के टाइम पर ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा जब हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे पास यहाँ देखिए साइड में बॉडी वॉल के बारे में लिखा हुआ है। बॉडी वॉल में बच्चों 4 लेयर्स है। सबसे बाहर क्यूटिकल हो गई, जो भी हमने डायग्राम में देखा। क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस हो गई है। तो एपिडर्मिस में अभी हम देख लिया है कि एपिडर्मिस के ठीक बाद मसल्स की लेयर है, और मसल्स की भी 2 तरह की लेयर है, आउटर सर्कुलर है और इनर लॉन्जिट्यूडिनल है। एंड आई होप कि आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि सर्कुलर मसल्स क्या होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स क्या होते हैं। नहीं अगर आपको पता है तो जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं उनमें आप देखना, मैंने सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स के बारे में बताया है। और सबसे अंदर जो बॉडी वॉल में आएगी वो सीलोमिक एपिथेलियम आएगी। वी हैव अनदर डायग्राम ऑफ देयर बॉडी वॉल। ये देखिए हमारे पास एक डायग्राम और है इनकी बॉडी वॉल का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सबसे बाहर पतली सी एक जो लाइन है ये तो हो जाएगी इनकी क्यूटिकल, और ये हो जाएगी इनकी एपिडर्मिस। और उसके बाद ये इनके सर्कुलर मसल्स हो जाएंगे, और सर्कुलर मसल्स के बाद ये इनके लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हो जाएंगे बच्चों। और आप इसका डायग्राम ढंग से ये देख लीजिए। तो ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हैं।
और अब आप समझ गए होंगे कि ये जो हैं ये इनके सीटें हैं, इस तरह के सीटें बाहर निकले हुए हैं और इन सीटें में मसल्स भी हैं। देखो ये कुछ मसल्स हैं, इनको हम प्रोट्रैक्टर मसल्स कहेंगे। ये प्रोट्रैक्टर मसल्स, वैसे आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सीटें ऐसे बाहर निकलेगा। और ये जो मसल नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम रिट्रैक्टर मसल कहते हैं। तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सीटें को वापस अंदर की ओर खींच लेगा ये। और यहाँ पर ये एक स्पेशल टाइप की सेल है, इसको फॉर्मेटिव सेल कहते हैं। इसी सेल से ये सीटें बनता है। लगातार लोकोमोशन से इनके सीटें जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वियर एंड टियर होता रहता है, लेकिन ये जो नीचे फॉर्मेटिव सेल है इसकी हेल्प से नए सीटें बन जाते हैं। और ये बच्चों आप अंदर की तरफ जो है यहाँ देख सकते हो कि ये सिलोमिक एपिथीलियम है इसकी। ये अगेन सबसे अंदर वाली बहुत पतली लेयर होती है, सिंगल सेल की लेयर है वो, सिलोमिक एपिथीलियम। तो ये इसकी बॉडी वॉल के बारे में हमने डिस्कशन किया है बच्चों। और अब आगे बढ़ते हैं हम। इनके बेसिक फीचर्स हमने देख लिए, बॉडी वॉल देख ली। लेट्स कम टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले अब हम बात करते हैं, एक एक करके हम इनके सारे सिस्टम्स डिस्कस करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक अंदर एलिमेंट्री कैनाल है। कंप्लीट का मतलब आपको पता ही है कि इनमें माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, ये भी क्लियर है हमारे लिए। और एक नई चीज़ जो पहली बार आई है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इनकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो इस फाइलम में पहली बार आ चुकी है। इससे पहले किसी में भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं थी, पर्टिकुलरली एक ऐसे, हाँ सेल्स थी डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, कुछ सेल्स थी, उन सेल से डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज होते थे, लेकिन वो सिंगल सिंगल सेल्स थी। उन सेल्स ने आपस में मिलकर किसी तरह का कोई ग्लैंड जैसा ऑर्गन, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस फाइलम में सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती है, तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपीयर इन एनिलिडा। ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कई फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं कि जैसे सबसे पहले मेसोडर्म किस में आई, तो आपको याद होना चाहिए प्लेटीहेल्मिन्थेज में। सबसे पहले बायलैटरल सिमेट्री किस में आई, तो वो भी प्लेटीहेल्मिन्थेज में। सबसे पहले सिफिलाइजेशन कहाँ से शुरुआत हुई, वो भी प्लेटीहेल्मिन्थेज में। सबसे पहले ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहाँ से आया, तो वो हमारा एस्केहेल्मिन्थेज में आया था, क्योंकि वहाँ पर सूडोसिलोम आई। सबसे पहले ट्रू सिलोम कहाँ आई, सबसे पहले ट्रू सिलोम एनिलिडा से आती है। सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एनिलिडा से आई। और सबसे पहले ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो है वो भी एनिलिडा से ही आया है। तो ये देखो अगला जो हमारा पॉइंट है वो ब्लड वस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड ही है। तो पहली बार ब्लड वस्कुलर सिस्टम एनिलिडा से आता है, क्योंकि बॉडी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अब इंक्रीज़ हो चुकी है। और जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो वेस्ट्स हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें अब एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे पास सिस्टम आ गया है ब्लड वस्कुलर सिस्टम। और जो सीधा ब्लड वस्कुलर सिस्टम आया है वो बच्चों क्लोज्ड टाइप का ब्लड वस्कुलर सिस्टम है। अब मैं आपको यहाँ, जैसे ये अर्थवर्म का एक डायग्राम बना रखा है, आप देखिए इसमें, ये यहाँ पे ऊपर की ओर एक ब्लड वेसल है, इसको हम डोर्सल ब्लड वेसल कहते हैं। इसमें ब्लड इस तरह से आगे की ओर फ्लो होगा। और देखो इनमें ये इस तरह से आगे ब्लड फ्लो हो रहा है। नीचे की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक वेंट्रल ब्लड वेसल है। ये यहाँ ये लेबलिंग गलत है इसकी, और मैं सही लेबलदार लिख रहा हूँ यहाँ, ये वेंट्रल ब्लड वेसल है। इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में होगा, पीछे की तरफ होगा। और ये देखो आप बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 2 3 4, येलो कलर से शायद आपको पता नहीं चला होगा, तो मैं फिर से, कोई बात नहीं। देखिए 1 2 3 और 4, ये मैं हटा देता हूँ वापस इनको। तो आपके पास जो एक तो 7th जो सेगमेंट है वो, एक ये जो 9th सेगमेंट है, 7th 9th, और उसके बाद ये 12th सेगमेंट, और ये 13th सेगमेंट है। यहाँ पे इसमें बेटा ये हार्ट्स हैं, तो ये देखो ये भी एक हार्ट है, ये भी एक हार्ट है, और ये दोनों भी हार्ट है। तो जो 12th और 13th सेगमेंट में है इनको हम लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स कहते हैं, और जो 7th और 9th सेगमेंट में है इनको हम लेटरल हार्ट्स कहते हैं। तो इस तरह से न सिर्फ इनका क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है,
इनके पास यहीं से हार्ट भी आ गया। ऑफ कोर्स हमारे जैसा बड़ा कोई ऐसा हार्ट नहीं है, ये जो जिनको हम हार्ट कह रहे हैं ये बड़े मोटे ब्लड वेसल्स ही हैं, जिनकी वॉल में मसल्स होने के कारण थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी होती है उनमें। अच्छा, ये पेयर्ड है, जिस तरह से इधर दिखाई दे रहे हैं ये 4 हार्ट आपको, इसके बैक साइड में भी ये 4 हार्ट इसी तरह से हैं, तो पेयर्ड हार्ट्स आर प्रेजेंट। ये हमारे सामने एक इस तरह से डायग्राम दिखाई दे रहा है जो क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है। इवन ह्यूमन में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो भी क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ही है। तो हम शुरुआत करते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक हार्ट है और इस हार्ट से कोई एक बड़ा सा ब्लड वेसल निकलता है। जस्ट मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ, इस मेजर ब्लड वेसल को हम, ये डायग्राम सही नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये एक बड़ा सा एओर्टा है, जो सबसे बड़ा ब्लड वेसल होता है उसको हम एओर्टा बोल सकते हैं। ये एओर्टा आगे जाके ब्लड छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में डिवाइड होगा, तो इन ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज कहेंगे बच्चों। और जब ये आर्टरी आगे बढ़ती है तो और पतले पतले ब्लड वेसल्स में डिवाइड होती है। इन पतले पतले ब्लड वेसल्स को हम आर्टरियोल्स कहते हैं। और ये आर्टरियोल्स आगे जाके बिल्कुल फाइन जो है ब्लड कैपिलरीज होती है उनमें डिवाइड हो जाती है, ये देखिए आप। और इस तरह से, और ये कैपिलरीज आपस में ये ऑर्गन लेवल पर होता है कि जैसे ये किसी ऑर्गन के अंदर चले गए हैं, ये इतना इतना पार्ट जो है वो किसी ऑर्गन के अंदर है। और ये जो हमारी सबसे पतली ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है इनको हम कैपिलरीज कहते हैं। अच्छा, यहाँ बाहर की तरफ जो है बच्चों सेल्स होगी बॉडी की, ये सेल्स होगी। और ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस गैप को बच्चों यहाँ पे एक लिक्विड भरा रहता है, इस लिक्विड को हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इस गैप को हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। अब होगा ये बच्चों कि जो ब्लड आया वो ऑर्गन में पहुँचेगा, ये हमारा ऑर्गन है और इस ऑर्गन में ये सेल्स है। तो जब ब्लड यहाँ आएगा तो आप देखिए कि यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज बाहर निकलेगा और वो इन सेल्स तक पहुँच जाएगा। और इन सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो इसमें चली जाएगी, जो वेस्ट मटेरियल है वो इसमें इस तरह से चला जाएगा और ये ब्लड फिर आगे बढ़ेगा। तो जब ये ब्लड कैपिलरी लेवल, कैपिलरी की जो वॉल होती है ना बच्चों वो बड़ी ही थिन होती है और उसकी वॉल में बहुत माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पोर्स भी होते हैं। तो उन पोर्स से ये न्यूट्रिएंट्स जो है डिफ्यूजन से, ऑक्सीजन डिफ्यूजन से बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो होंगे वो वापस अंदर की तरफ आ जाएंगे। और अब मैं देखो इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, इस पार्ट में आते आते इसका कलर चेंज हो गया। तो कैपिलरीज के क्या है बच्चों, 2 एंड होंगे। एक ये वाला एंड होगा जो रेड कलर का रहेगा क्योंकि यहाँ से प्योर ब्लड अंदर आगे जा रहा है, और ये वाला जो एंड होगा सेकंड वाला, सेकंड हाफ जो होगा कैपिलरीज का वो ब्लू कलर का होने लग जाएगा क्योंकि अब उसके अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, वहाँ का जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या है कि ये देखिए, ये जो एक कैपिलरीज के जुड़ने से ब्लड वेसल बना है, इस ब्लड वेसल को हम वेन्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे, वेन्यूल। और एक वेन्यूल, दूसरा वेन्यूल और तीसरा वेन्यूल जब आपस में जुड़ेंगे तो ये हमारी बन जाएगी वेन। और ये जो वेन है ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर वापस हार्ट में चली जाएगी इस तरह से। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया कि ब्लड कहाँ से कहाँ गया। ब्लड हार्ट से निकला, आर्टरी में गया, आर्टरी से आर्टरियोल्स, आर्टरियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर वो वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन और वेन से वापस हार्ट में। तो पूरे इस रूट में वो ब्लड कभी भी ब्लड वेसल्स से बाहर नहीं निकलता है, या तो वो आर्टरी में रहता है या वो कैपिलरीज में रहता है या वो वेन में रहता है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैंने आपको टिश्यू फ्लूइड बताया है, ये टिश्यू फ्लूइड
एक मिडल मैन का काम कर रहा है, जो ब्लड और सेल्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है। ब्लड से अगर ग्लूकोज निकलेगा तो पहले टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, और फिर टिश्यू फ्लूइड से वो ग्लूकोज सेल्स में जाएगा। सेल्स से अगर वेस्ट्स निकलेंगे तो वो पहले टिश्यू फ्लूइड में आएंगे, और फिर टिश्यू फ्लूइड से वो ब्लड के अंदर एंटर करेंगे। तो हु इज़ द मिडल मैन हियर? द टिश्यू फ्लूइड इज़ मिडल मैन हियर। वो एक मिडल इंटरमीडिएट का काम करेगा ब्लड और सेल्स के बीच में। और हमें ये ध्यान रखना है बच्चों कि थ्रू आउट द रूट, इस पूरे प्रोसेस में कभी भी हमारा ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलता है। और अगर ये बाहर नहीं निकलता है तो इस तरह का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है उसको हम क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब हमको इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, तो मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ और एक तरफ रख देता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और यहाँ मैं एग्जांपल लूँगा कॉकरोच का। तो देखो बच्चों, ये जैसे एक कॉकरोच जैसा कोई भी एनिमल में बना लेता हूँ, कॉकरोच ही बना लेता हूँ। चलो ये देखिए, उनकी भी बॉडी तो सेगमेंटेड होती है ना, सेगमेंट्स बनाने ही पड़ेंगे इससे से हमको। ये कॉकरोच की बॉडी है। तो अगर हम किसी कॉकरोच की बॉडी को देखें तो कॉकरोच में क्या होता है, इनमें ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। तो आप देखिए कि इनके पास एक लंबा सा बड़ा सा इस तरह से यहाँ हार्ट होता है, 13 चैम्बर्स का हार्ट है ना। 13 चैम्बर्स तो बहुत होते हैं, हमारे पास तो 4 चैम्बर ही हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। ये इस तरह से इनका, मैं 13 नहीं भी बनाया होता, आप एज्यूम कर लेना। इनमें यहाँ पर ऐसे साइड में छोटे छोटे छेद होते हैं बच्चों, पोर्स होते हैं, जिनको भी ओस्टिया ही कहते हैं, पर इनको स्पॉन्जेस मत समझ लेना, किसी भी ओपनिंग को हम ओस्टिया कह सकते हैं। तो यहाँ इनके यहाँ साइड में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और बच्चों इसमें इनका ब्लड फ्लो करता है। तो यहाँ इनका ब्लड फ्लो करेगा, एक बड़ा सा, ये चाहे तो इसको हार्ट समझ लो, चाहे आप इसको इसका एक मेजर ब्लड वेसल समझ लो। तो ये बेसिकली जो हार्ट है इनका सिंगल, ये मेजर ब्लड वेसल भी है इतना लंबा, और क्योंकि ये पल्सेटाइल है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो इसलिए हम इसको इसका हार्ट भी मान लेते हैं। इसमें इनका ब्लड बहता है, वो ब्लड बच्चों यहाँ एक ये ब्लड वेसल आ रहा है, यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। तो इसमें से जो ब्लड है वो इधर आ जाएगा, और फिर वो ब्लड ऐसे सिर में एक बड़ा सा ओपन चैम्बर। इनमें देखो बच्चों कैपिलरीज है ही नहीं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि आगे जहाँ कैपिलरीज होनी चाहिए वो नहीं। एक मेजर ब्लड वेसल तो है इनके पास, है ना, ये इनका जो अभी मैंने लेबल किया है कि ये इनके पास एक मेजर ब्लड वेसल है। फिर इनके पास ये हार्ट जैसा स्ट्रक्चर, ये इसी को आप दोनों में कुछ भी मान लें, मेजर ब्लड वेसल मान लें, हार्ट मान लें, पर उसके बाद इनमें कैपिलरीज नहीं है। और आगे ये बड़ा सा चैम्बर है, इस चैम्बर से ये जो इनका ब्लड है ये इधर नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ एक वर्टिकल पार्टीशन है, लेकिन उस पार्टीशन में बहुत सारे छेद हैं। तो वो ब्लड फिर यहाँ से यहाँ फिर इधर चला जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक पार्टीशन है, तो वो पहले ब्लड यहाँ आ गया और यहाँ से फिर वो यहाँ चला जाएगा, और यहाँ जाने के बाद वो अल्टीमेटली ब्लड जो है वापस हार्ट में एंटर कर जाएगा। तो इस तरह से इनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और आप देखिए कि बॉडी में एक बहुत बड़ी कैविटी है, ये एक बहुत बड़ी कैविटी है, और इस बड़ी सी कैविटी को हम हीमोसील कहते हैं। और जिसको मैं अभी बार बार ब्लड ब्लड बोल रहा हूँ बच्चों, हम क्योंकि इनमें वो कलरलेस होता है, उसका कलर नहीं है, तो हम उसको ब्लड भी नहीं बोलते, हम उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। बट यू कैन से दैट द हीमोलिम्फ इज इक्विवेलेंट टू देयर ब्लड। आया समझ में? तो इस तरह से ये ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। अब प्रश्न हमारे पास अगला क्वेश्चन ये आता है कि इनके सारे ऑर्गन्स कहाँ हैं। तो इंटरेस्टिंगली बच्चों, इनके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने वो सारे ऑर्गन्स इस एरिया में होंगे, इस हीमोसील में ही इनके सारे ऑर्गन्स हैं। सारे सब कुछ जो जितने भी ऑर्गन्स होने हैं वो सारे इस हीमोसील में ही हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वो
जो इनके ऑर्गन्स हैं दे आर बेसिकली या लिटरली दे आर बेदिंग, वो उसमें एक तरह से सबमर्ज्ड हैं, वो उसके अंदर डूबे हुए हैं और वहीं से वो डायरेक्टली उनकी ऑक्सीजन तो नहीं, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आर्थ्रोपोडा में जो हीमोलिम्फ है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है, उनके पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा एक ट्रेकियल सिस्टम सेपरेट है जो हर सेल तक डायरेक्टली ऑक्सीजन पहुंचाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि इनका जो ब्लड है वो कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह कुछ होना चाहिए, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है इनके पास और इसी कारण इनका ब्लड जो है वो कलरलेस है। तो ये भी एक बड़ा हाई यील्ड क्वेश्चन बनता है, व्हाई दैट ब्लड इज कलरलेस, तो हम कहेंगे कि उनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है। और अब हम बोलेंगे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट क्यों है, तो फिर आंसर हो जाएगा कि बिकॉज देयर ब्लड डू नॉट प्ले एनी रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। एनीवे, लेकिन एटलीस्ट इनका जो हीमोलिम्फ है वो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहा है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन तो करेगा। तो ये जो इनके जो ऑर्गन्स हैं, इनके जो टिश्यूज़ हैं वो हीमोलिम्फ के अंदर डूबे हुए हैं और वहीं से उस हीमोलिम्फ से वो अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और उनका जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो उसी हीमोलिम्फ में डिपॉजिट करेंगे, उसी में वो उसको रिलीज़ करेंगे। तो ये एक तरह से ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मैंने आपको समझाया कि कैसे काम करता है। अब हमारे दिमाग में तो क्लियर कट करते हैं कि क्लियरली इसको थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट आर बेसिकली डिफरेंसेस बिटवीन क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। पहले बात करते हैं, देखो क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। क्या इसमें मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं? डेफिनेटली इनमें मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में भी मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं बच्चों। अभी आपने देखा उनका हार्ट था और हार्ट के आगे एक लंबा सा ब्लड वेसल भी जा रहा है, तो मेजर ब्लड वेसल तो दोनों में होंगे। देन पंपिंग हार्ट तो क्लोज्ड में तो होता ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें भी पंपिंग हार्ट प्रेजेंट होगा। फिर अब क्लोज्ड में क्या खास बात है कि आफ्टर मेजर ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज, जबकि जो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें क्या होगा कि आफ्टर मेजर ब्लड वेसल्स ब्लड एंटर इनटू द लार्ज ओपन साइनसेस। उनमें बड़े बड़े वो जो चैम्बर्स होते हैं, उन बड़े ओपन चैम्बर्स को हम साइनसेस कहते हैं, जो कि हमारी हीमोसील में उस तरह से बड़े चैम्बर्स थे। ओके बच्चों, देन देर इज़ अनदर डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कि जो क्लोज्ड है उसमें एक टिश्यू फ्लूइड है विच सर्व एज ए मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। करेक्ट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वो जो टिश्यू फ्लूइड है वो एक मिडल मैन की तरह काम कर रहा है। देर इज़ नो मिडल मैन इन ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यू डायरेक्टली बैथ इनटू द हीमोलिम्फ, वो उसी हीमोलिम्फ में डूबे रहते हैं, उसी में सबमर्ज्ड रहते हैं। तो हीमोलिम्फ से वो डायरेक्टली ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स रिसीव करते हैं और अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो डायरेक्टली उसी में रिलीज़ करते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया आपको? तो ये मैंने आपको डिफरेंस बताया कि एक ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं इस पॉइंट पे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो मैंने आपको समझाया कि दे हैव गॉट ए क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मीन्स ब्लड फ्लोज विद इन ब्लड वेसल्स ओनली, बाहर नहीं आता है। जबकि ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड बाहर आ जाता है, ओपन साइनसेज में आ जाता है, बड़े बड़े ओपन चैम्बर्स होते हैं उसमें आ जाएगा। देन पंपिंग हार्ट इज प्रेजेंट, इट्स ओके। दो हार्ट हैं, दो चार पेयर्स हैं इनके पास, 7th 9th 12th और 13th सेगमेंट में, वो ध्यान रखना है, वो पर्टिकुलरली अर्थवर्म के लिए है। ब्लड इज़ रेड, इनका भी ब्लड हमारी तरह रेड ही होता है क्योंकि इनके ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। बच्चों, इस हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड देन इट सप्लाई दैट ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल, और जो टिश्यूज़ हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। इस हीमोग्लोबिन को हम इरिथ्रोक्रोरिन भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसका जो कलर होगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि ये रेड कलर्ड होता है हीमोग्लोबिन। और अब ये हीमोग्लोबिन होता कहाँ है बच्चों? तो ये आप ध्यान से समझें कि ह्यूमंस में आपने सुना होगा कि वी हैव गॉट आरबीसीज, हमारे पास ये इस तरह के रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं,
और इन्हीं आरबीसीज में हमारा हीमोग्लोबिन डिपॉजिटेड रहता है, पैक्ड रहता है, इनमें ही प्रेजेंट रहता है। समझ में आया? तो जैसे जैसे मैं आपको यहाँ बना के बताता हूँ कि ये हमारा कोई ब्लड वेसल है और उस ब्लड वेसल में ये हमारे आरबीसी बह रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं। तो एक तो होते हैं हमारे पास आरबीसीज, और आरबीसीज के अलावा जो दूसरी हमारे पास सेल्स होती है वो इस तरह के डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं हमारे पास। करेक्ट बच्चों? और अपार्ट फ्रॉम आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज जो हमारा लिक्विड पार्ट है, उस लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं। हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, उस लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? और बाकी हम आगे ब्लड पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। ये जो ब्लड मैंने यहाँ बनाया है, ये अर्थवर्म का या एनिलिडा का नहीं बनाया, ये मैंने ह्यूमन का बनाया है। तो ह्यूमन के ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट है? आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, और ये बचा हुआ जो लिक्विड पार्ट है, इस लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन में हीमोग्लोबिन कहाँ है, तो हीमोग्लोबिन ये यहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी में पैक्ड है, वो अंदर रहता है। समझ में आया आपको? लेकिन ये सिनेरियो अर्थवर्म के ब्लड के साथ एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चों। ये इसको तो मैं छोटा कर देता हूँ, हमें अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ह्यूमन का ब्लड एक तरफ ले लेते हैं और अब आते हैं हम अर्थवर्म के ब्लड के बारे में बात करते हैं। अगर हम अर्थवर्म का कोई ब्लड वेसल लें तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इनके पास आरबीसीज नहीं होते हैं, और इन प्लेस भी नहीं कहूँगा मैं, एक्चुअली इनके पास आरबीसीज है ही नहीं। इनके ब्लड में कुछ छोटे छोटे अमीबोसाइट्स होते हैं, अमीबा की तरह मूवमेंट करते हैं, और आप इन अमीबोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी नहीं कहेंगे, बल्कि आप ये कहेंगे कि दीज अमीबोसाइट्स आर इक्विवेलेंट टू आवर डब्ल्यूबीसीज। तो दे हैव सम इम्यून फंक्शंस, प्रोटेक्शन, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट अब इनके पास ये पूरा प्लाज्मा है, इनके पास आरबीसीज नहीं होते हैं, और इसी प्लाज्मा में जो हीमोग्लोबिन है वो डिसॉल्व्ड होगा। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देयर ब्लड इज रेड, आवर ब्लड इज ऑल्सो रेड। आवर ब्लड इज रेड बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, their blood is also red because of hemoglobin. But then what is the difference? The difference is that our hemoglobin is packed within RBCs and their hemoglobin is present or is dissolved in plasma. तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि एनिलिडा में और हमारे इस तरह से ये एक मेजर डिफरेंस है। वी ऑल्सो हैव hemoglobin, but our hemoglobin is packed within RBC. Their hemoglobin is not packed within RBCs, rather their hemoglobin is dissolved in their plasma. समझ में आया आपको? तो ये मैंने आपको इनके रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के बारे में बताया। एंड अपार्ट फ्रॉम हीमोग्लोबिन कुछ एनिलिड ऐसे भी होते हैं जिनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्लोरोक्रोरिन होता है। और जैसे क्लोरो वर्ड आया ना बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रीन कलर का, देखो क्लोरोफिल, लीफ में जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो क्लोरो वर्ड का मतलब ग्रीन ही होता है। तो सम एनिलिड्स, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है सबेला, इनका जो ब्लड होता है वो ग्रीन कलर का रहेगा एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्लोरोक्रोरिन। हीमोग्लोबिन को भी हम एक और नाम से जानते हैं, इरिथ्रोक्रोरिन भी कहते हैं, और ये हमारे पास क्लोरोक्रोरिन है। ध्यान रखें दोनों में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन में भी आयरन है और इरिथ्रोक्रोरिन में भी आयरन है, और हमारा जो इंसानों का हीमोग्लोबिन होता है, जो वर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन है, उसमें भी आयरन प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ अबाउट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं अब बच्चों हम, एंड लेट्स कम टू, ये क्लॉज पढ़ा दिया मैंने आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इनका बड़ा ही सिंपल है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ कि इनमें जो है जनरल बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन होता है। ये लीजिए, ये जैसे हमारे पास एक अर्थवर्म है, और ये देखिए ये कोई अर्थवर्म बना लेते हैं अपन। यहाँ आगे इसका माउथ हो जाएगा और ये इनकी एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी रफ बना लेता हूँ। अच्छा, आपको तो ये पता ही है कि इनकी जो सिलोम है उसमें इस तरह के वर्टिकल पार्टीशंस भी होते हैं, उन पार्टीशंस को हम सेप्टा कहते हैं। अब बच्चों थोड़ा जूम करते हैं और इस पोर्शन पे आ जाते हैं। ये इनकी बॉडी वॉल है बच्चों,
और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इनके पास यहाँ ऊपर की तरफ एक बड़ा ब्लड वेसल भी है, इनके पास ऊपर एक बड़ा ब्लड वेसल भी है। तो जैसे ये कोई ब्लड वेसल है, इन ब्लड वेसल की जो ब्रांचेस होगी ना बच्चों, वो स्किन की तरफ जाएगी, ऐसी कैपिलरीज होगी वो यहाँ यहाँ जाएगी बच्चों। ब्लड वेसल्स की जो ब्रांचेस होगी वो इनकी स्किन में जाएगी, इस तरह से। समझ में आया आप लोगों को? और ये जो स्किन की सरफेस होगी हमेशा गीली रहनी चाहिए, ध्यान रखेंगे आप। तो इनकी भी गीली रहती क्योंकि इनकी स्किन में म्यूकस ग्लैंड्स होती है और वो उससे म्यूकस बनता है, और बिकॉज ऑफ दैट म्यूकस यहाँ बाहर की तरफ यहाँ एक म्यूकस की पतली सी लेयर हमेशा रहेगी। समझ गए आप? दे डोंट हैव गिल्स, दे डोंट हैव लंग्स, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिंपल सा मैकेनिज्म होगा कि जो ऑक्सीजन होगी, ध्यान दें, जो ऑक्सीजन होगी वो सबसे पहले डिफ्यूज़ होके म्यूकस में डिज़ोल्व हो जाएगी। समझना आप, म्यूकस में डिज़ोल्व हो जाएगी और फिर वहाँ से डिफ्यूजन से ब्लड में चली जाएगी और ब्लड से आगे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी, यहाँ आ जाएगी, वो भी डिज़ोल्व होके आएगी और फिर यहाँ से डिफ्यूजन से चली जाएगी। सो दैट्स इट। इनका मतलब गैसियस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? तो जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है वो इनकी स्किन के थ्रू हो रहा है। और अगर स्किन एक रेस्पिरेटरी सरफेस का काम कर रही है, स्किन एक रेस्पिरेटरी सरफेस का काम कर रही है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, और अगर स्किन रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करती है तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। व्हेन स्किन सर्व एज रेस्पिरेटरी सरफेस। और व्हाट यू मीन बाय रेस्पिरेटरी सरफेस बच्चों? वो सरफेस जहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है उस सरफेस को हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। तो आपको इस डायग्राम से समझ में आ ही गया होगा कि कैसे इनकी स्किन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। और गैसियस एक्सचेंज के लिए जो ऑक्सीजन है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका सबसे पहले इस म्यूकस में डिज़ोल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा जब गैसेस एक्सचेंज होता है वो तो डिज़ोल्व्ड स्टेट में ही होता है। यूँ नहीं है कि हवा में जो ऑक्सीजन है वो बबल्स की फॉर्म में मेरे ब्लड में चले जाए। इट डजंट ट्रांसपोर्ट इन दैट फॉर्म, बबल्स की या गैसियस फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। तो सबसे पहले उस गैस का म्यूकस में डिज़ोल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि डिफ्यूजन और जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो डिज़ोल्व्ड स्टेट में होगा, और इसलिए दे हैव टू कीप देयर स्किन मॉइस्ट ऑलवेज। इवन हमारे साथ भी ऐसा होता है बच्चों, हम तो हवा में सांस ले रहे हैं, हमें तो लगता है कि हम तो गीले हैं ही नहीं, लेकिन बच्चों जो गैस ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगी तो लंग्स में हमारे जो एल्वियोलाई होते हैं, मैं आपको बना के बताता हूँ यहाँ कि हमारे लंग्स में जो ये इस तरह के एल्वियोलाई होते हैं, और बाहर से जब ऑक्सीजन आएगी तो यहाँ एल्वियोलाई की सरफेस पे यहाँ पर एक हमारे पास लिक्विड की एक पतली सी लेयर होती है। तो ऑक्सीजन पहले उसमें डिज़ोल्व होगी और फिर वो इधर ब्लड वेसल इधर है, बाद में वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में जाएगी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, इतना टाइम आपका मैं क्यों ले रहा हूँ? मैं आपको एक चीज़ यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझाना चाह रहा हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि एनी रेस्पिरेटरी सरफेस हैज़ टू बी मोइस्ट। तो ऐसे एनिमल्स जो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे तो उनको भी अपनी स्किन को मॉइस्ट रखना पड़ेगा, और जो लंग्स से रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उनके लंग्स को भी उन्हें अंदर की तरफ मॉइस्ट रखना पड़ेगा। और अच्छा, जो एनिमल पानी में रहते हैं, जो गिल्स, जिनके पास गिल्स होते हैं, उनकी तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि गिल्स तो हमेशा पानी में ही रहते हैं, तो उनकी तो रेस्पिरेटरी सरफेस हमेशा वैसे ही गीली रहती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर मैं एक अर्थवर्म को गीली मिट्टी में से निकाल के सूखी फ्लोर पे या किसी कांच पे लाके धूप में रख देता हूँ, तो व्हाट विल हैपन टू द अर्थवर्म? तो बच्चों, अर्थवर्म क्या करेगा कि अपनी स्किन को पहले तो मॉइस्ट रखने की कोशिश करेगा, पर ऑब्वियसली उसकी सरफेस सूखने लगेगी। तो इवन बच्चों यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे ये सीलोमिक फ्लूइड है,
है ना, उसकी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर वो इस सिलोमिक फ्लूइड को भी बाहर निकालेगा और यहाँ फैला देगा, स्प्रेड कर देगा यहाँ पे, और इस तरह से वो अपनी स्किन को थोड़ी देर तक और गीला रखने की कोशिश करेगा। पर अल्टीमेटली जब उसका सिलोमिक फ्लूइड का वॉल्यूम भी कम पड़ जाएगा और उसकी स्किन की सरफेस सूखने लगेगी, तो अर्थवर्म विल डाई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। वो सांस नहीं ले पाएगा, बेसिकली हम यह समझ लें कि गैसियस एक्सचेंज बंद हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन कभी आता है कि व्हाट हैपन्स इफ़ वी कीप द अर्थवर्म ऑन टू द सरफेस ऑन ए ड्राई सरफेस, ऐसे रख दें, तो आपको इसका जवाब देना है कि उससे उसकी डेथ हो जाएगी। और यही कारण है बच्चों कि क्यों हमें अर्थवर्म गर्मियों में नहीं दिखाई देते हैं। गर्मियों में अर्थवर्म सारे ज़मीन में गहराई में चले जाते हैं जहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, और जैसे ही बारिश आती है तो सब कुछ पानी जब भर जाता है तो वो उन बरोज़ में से बाहर आ जाते हैं और आसानी से वो घूम फिर सकते हैं, बाहर हमें दिखाई भी देते हैं अर्थवर्म, क्योंकि जो सरफेस है वो थोड़ी मॉइस्ट है। चलें आगे बढ़ते हैं हम। ये इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। आपको क्या याद रखना है, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो कई सारे क्लियर होते हैं, पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, मीन्स रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। चले बच्चों आगे बढ़े हम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद अब आ जाते हैं हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। द एक्सक्रीशन इन एनिलिडा इज थ्रू नेफ्रिडिया। तो ये जो नेफ्रिडिया होते हैं ये कोइल्ड ट्यूब्यूल्स की तरह होते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, चलो एक डायग्राम बना के हम ये भी समझ लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक अर्थवर्म बना लेता हूँ, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं हम। ये देखो एक अर्थवर्म बना लिया हमने, ये देखिए, और ये इनकी एलिमेंट्री कैनाल बना देता हूँ मैं, ठीक बच्चों। और ये यहाँ पे कुछ मैंने पार्टीशंस भी बना दिए हैं, ये देखो पार्टीशंस। तो अब हम थोड़ा देखें ध्यान से। यहाँ आपको पता ही है कि इसमें सिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है, और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपना जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो इसी सिलोमिक फ्लूइड में डंप करते हैं, यहीं वो उसको रिलीज़ कर देते हैं। और अब देखिए आप कि हमारे पास इनके ये जो सेप्टा होते हैं वहाँ पे इस तरह का एक कोइल्ड ट्यूब्यूल होती है, ये इस तरह से, इस तरह की एक कोइल्ड ट्यूब्यूल है, ये देखो आप। इसमें यहाँ पे ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, फनल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये इसकी ओपनिंग भी है बच्चों। तो ये क्या करते हैं कि इनका जो सिलोमिक फ्लूइड है उसको इसके अंदर एंटर करेंगे, और वो सिलोमिक फ्लूइड के साथ जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो भी है, अमोनिया या यूरिया होता है इनका नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को वो अल्टीमेटली इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देंगे। और फिर इस इंटेस्टाइन से जब अनडाइजेस्टेड फूड जो बाहर निकलेगा उसी के साथ साथ ये नाइट्रोजिनस वेस्ट भी बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नेफ्रिडिया कहते हैं। तो ये लंबी सी और कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती है जिसे नेफ्रिडिया कहते हैं। मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट दे डू, दे एब्जॉर्ब, दे कलेक्ट द सिलोमिक फ्लूइड, दे कलेक्ट द सिलोमिक फ्लूइड इनटू देयर माउथ, और उसके बाद उसमें से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको तो आगे भेज देंगे, और अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो वापस इधर रिलीज़ कर देंगे, है ना। इस प्रोसेस को रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। ऐसा प्रोसेस हमारे नेफ्रिडिया में भी होते हैं, आगे मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ूंगा तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देयर आर सो मेनी नेफ्रिडिया इन देयर बॉडी। 3 जगह पर नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। एक ये जो बताया मैंने आपको, इनको सेप्टल नेफ्रिडिया कहते हैं क्योंकि ये सेप्टा के ऊपर लगे हुए हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया। एंड वेयर डू दे ओपन, तो दे ओपन इनटू द इंटेस्टाइन, है ना। From where they collect nitrogenous waste, they collect nitrogenous waste from coelomic fluid। ठीक है बच्चों। इसके अलावा ये यहाँ पर भी इनकी स्किन में भी इस तरह के छोटे छोटे नेफ्रिडिया होते हैं जो सीधे बाहर खुलते हैं। यहाँ पर भी उन कुछ नेफ्रिडिया होते हैं, तो इनको हम इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। और ये जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया है जो कि स्किन में लगे हुए हैं, ये यहाँ से नाइट्रोजिनस वेस्ट कलेक्ट करेंगे और सीधा बॉडी के बाहर फेंकेंगे, डायरेक्ट बाहर फेंकेंगे। लेकिन हमारे जो सेप्टल नेफ्रिडिया है
उनका आपको ध्यान रखना है कि दे कलेक्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम सिलोमिक फ्लूइड बट रिलीज दैट इनटू द इंटेस्टाइन, और फिर वो इंटेस्टाइन से पीछे बाहर एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा इनका जो फेरिंग्स वाला रीजन है, यहाँ पर भी कुछ नेफ्रीडिया होते हैं, ये भी इस तरह से नेफ्रीडिया है, दे रिलीज देयर कंटेंट, इनको हम फेरिंजियल नेफ्रीडिया कहते हैं। तो तीन तरह के नेफ्रीडिया हमारे पास यहाँ है। एक सेप्टल नेफ्रीडिया हो गए, ये देखिए नंबर 1 सेप्टल नेफ्रीडिया, दूसरा ये इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया हो गए, और तीसरा ये फेरिंजियल नेफ्रीडिया हो गए। कोई खास बात नहीं है बच्चों, ये जो है आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नेफ्रीडिया याद रखना है, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रीडिया। प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो वर्ड यूज़ किया था वो प्रोटोनेफ्रीडिया था। फ्लेम सेल्स या जो सोलेनोसाइट्स मैंने आपको बताए थे तो उनको हमने प्रोटोनेफ्रीडिया कहा था, ये उनसे थोड़े एडवांस टाइप के नेफ्रीडिया है, तो इसलिए हम इन्हें प्रोटोनेफ्रीडिया ना कह के हम इन्हें नेफ्रीडिया कहते हैं। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेफ्रीडिया? तो फंक्शन ऑफ नेफ्रीडिया में एक फंक्शन तो क्लियर है कि एक्सक्रीशन हो जाएगा, दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। तो बच्चों ये एक आपको ध्यान रखना है कि जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो न सिर्फ एक्सक्रीशन का काम करते हैं, वो एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करते हैं। पर अब आप पूछोगे कि ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्सक्रीशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, तीन तरह के मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, इनको बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाया जाता है। एंड व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? तो ये एक इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। यानी ऐसा है बच्चों कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है, वट एवर फ्लूइड, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, हमारा जो टिश्यू फ्लूइड है, हमारा जो साइटोप्लाज्म है, ये सब हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं। इस अर्थवर्म के केस में देखें तो इनका जो सिलोमिक फ्लूइड है, इनका भी ब्लड होता है। तो हमारे इस बॉडी फ्लूइड की में जो वाटर है उसकी क्वांटिटी और उसमें जो डिफरेंट टाइप के आयंस और जो सॉल्ट्स और जो सॉल्यूट्स हैं उनकी एक डेफिनेट कंसंट्रेशन होती है, और उस डेफिनेट कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना ही, उसको मेंटेन करना ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन के साथ मैं इसको कोरिलेट करता हूँ कि हमारे पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है हमारे ब्लड का, और हमारे उस ब्लड में जो डिफरेंट आयंस हैं, जो सॉल्यूट्स हैं और जो सॉल्ट्स हैं, उनकी एक डेफिनेट कंसंट्रेशन भी होती है। अब मान लीजिए क्या होता है बच्चों कि आप थोड़ा पानी पीने लग गए और बातों ही बातों में या ऐसे ही एक्सपेरिमेंटली आपने हर आधे घंटे के बाद एक गिलास या 2 गिलास ऐसे गिलास पानी पीते गए, तो आप अगर 1-1.5 लीटर पानी पी लिया आपने 3-4 घंटे में, तो व्हाट विल हैपन? आपके ब्लड के अंदर पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो पानी आपने पिया है वो एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में जाएगा और ब्लड विल बिकम डाइल्यूट, यानी कि ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ऐसे में किडनी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया को निकालने का काम तो करती है, पर वो ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करेगी, और आपकी जो किडनी है वो आपके ब्लड में से एक्सेस वाटर को बाहर निकालेगी, और हर थोड़ी देर में हमें यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, और एक बार जितना भी एक्सेस वाटर है वो हमने बाहर निकाल लिया। आया समझ में आपको? सिमिलरली अगर किसी दिन ऐसा हो जाता है कि हमें पानी पीने को नहीं मिला, तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में पानी की कमी होने लगेगी, हमारा ब्लड जो है वो कंसंट्रेट होने लगेगा। तो किडनी को सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि अब यूरिन के साथ पानी का लॉस नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो यूरिन की क्वांटिटी है वो एकदम से डिक्रीज़ हो जाएगी, यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, उसमें यूरिया जाएगा लेकिन उसमें पानी नहीं जाएगा, बिकॉज योर किडनी विल रिटेन द वाटर इनटू द बॉडी, है ना। तो आपकी किडनी एक्सक्रीशन के साथ साथ एक काम और कर रही है कि ये आपके बॉडी में जो आपका बॉडी फ्लूइड है, जो आपका ब्लड है, उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर रही है। एंड दिस रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। न सिर्फ पानी का ही कंट्रोल किया जाता है, मान लीजिए आपने सुबह से लेकर दोपहर तक कभी चिप्स खा ली, कभी आपने कुछ जो है ना चाट मसाला खा लिया, या कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जिसमें आपने काफ़ी सारा सोडियम या क्लोराइड कंज्यूम कर लिया, नमक ज़्यादा खा लिया, तो आपकी किडनी उस एक्सेस सॉल्ट को भी, सोडियम और क्लोराइड को भी बॉडी से बाहर निकालेगी। और अगर किसी वजह से आप
आपकी डाइट में सॉल्ट की कमी हो गई है तो हमारे यूरिन के साथ सॉल्ट का जाना बंद हो जाएगा, द किडनी विल रिटेन द सॉल्ट इनटू द बॉडी। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब ऑस्मो रेगुलेशन होता है, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। और अपने दिमाग में एक बात अच्छे से बिठा लें कि जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करते हैं। तो जैसे हमने फ्लेम सेल्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने एस्केलमेंथिस में रेनेट सेल जो थी हमारी एच शेप एक एक्सक्रीटरी ट्यूब थी, और ये जो नेफ्रिडिया हैं, ये सभी ऑर्गन्स जो हैं वो एक्सक्रीशन का भी काम करेंगे और एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करेंगे। तो बच्चों ये मैंने यहाँ लिखा है कि एक्सक्रीशन इज थ्रू कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रिडिया एंड द नेफ्रिडिया ऑल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। चले आगे बच्चों, अब हम बात करते हैं इनमें लोकोमोशन के बारे में। तो लोकोमोशन तो बच्चों वेरी सिंपल, हमने अभी थोड़ी ही देर पहले देखा है कि इनके पास सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स होते हैं, तो उन मसल्स की हेल्प से इनमें लोकोमोशन हो ही जाएगा। और साथ ही साथ सीटें भी पाए जाते हैं, तो सीटें ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन। एंड देन ये देखो यहाँ नीचे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये नेरीज का डायग्राम है, ये नेरीज है और ये तो एक लीच है, हिरुडो। लीच का साइंटिफिक नेम हिरुडो होता है, वो क्लासिफिकेशन एंड में जब आएगा एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि आपको इसके साइड में ये देखो ये पैरापोडिया दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड पैरापोडिया। इन पैरापोडिया पे भी देखो सीटें लगे रहते हैं, खूब सारे सीटें होते हैं, सो मेनी सीटें आर देयर। तो ये नेरीज जो है ये पानी में रहता है, समुद्र में रहता है, और ऐसे में ये जो पैरापोडिया है ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो ये बड़ा हाई यील्ड क्वेश्चन बनता है कि पैरापोडिया जो हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं और ये किस में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्वेटिक एनिलिड्स सिर्फ एनिलिडा में ही होते हैं बच्चों, लाइक नेरीज, पजेज, पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। तो जो सीटें थे अर्थवर्म के वो तो ज़मीन पर चलने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये जो पैरापोडिया है नेरीज में, दे हेल्प इन स्विमिंग। करेक्ट बच्चों। अब आते हैं इनके स्केलेटल सिस्टम पर। तो स्केलेटल सिस्टम तो इनमें एब्सेंट होता है ही नहीं इनमें किसी तरह का स्केलेटल सिस्टम। हाँ, वही जैसा जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, प्लेटीहेलमिन्थेज, एस्केलमिन्थेज में मैंने आपको बताया कि देयर सीलोमिक फ्लूइड सर्व एज हाइड्रोस्केलेटन, और मुझे अभी इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोस्केलेटन में प्लेटीहेलमिन्थेज के समय अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं इनके सेंसरी ऑर्गन्स। तो डेफिनेटली इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, दे हैव गॉट टच रिसेप्टर्स कीमो रिसेप्टर टेस्ट के लिए या पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए, और इवन फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं, जैसे अर्थवर्म वगैरह तो क्या है बच्चों के हमेशा बरों में ही रहते हैं। हाँ, पर फिर भी उनका जो फर्स्ट वाला सेगमेंट है पेरिस्टोमियम, वहाँ पर कुछ फोटोसेंसिटिव सेल्स होती है। इनके पास कोई वेल डेवलप्ड आइज अभी भी नहीं होगी, पर हाँ ये इतना पता लगा सकते हैं कि अभी एनवायरनमेंट में बाहर लाइट है या डार्क है, उजाला हो रखा है, इमेज नहीं बनेगी, कोई आदमी आ रहा है जा रहा है ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, इनको सिर्फ लाइट का पता चलेगा कि अभी लाइट है या डार्क है। ये इवन नेरीज को अगर अपन ध्यान से देखें तो देखो बच्चों ये यहाँ पे इसमें 4 स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखो आगे यहाँ पे है ना, तो ये इनके आई स्पॉट्स हैं। तो ये बेसिकली सिंपल आई टाइप स्ट्रक्चर होते हैं फोटो। इसके अलावा इनके पास काफ़ी सारे ये यहाँ पे टेंटेकल्स भी दिखाई दे रहे हैं हमको, टेंटेकल्स भी हैं। तो ये इनके ऊपर टच रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, टच रिसेप्टर्स होंगे। तो सेंसरी ऑर्गन्स इनमें थोड़े से कंपेरेटिवली अच्छे हैं, वेल डेवलप्ड हैं, और अच्छा खासा एक हेड भी बन गया। तो यू कैन से दैट कि दे हैव गॉट ए सिविलाइजेशन, बड़ा डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन है। इतना अभी इससे पहले इतना वेल डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन भी नहीं था, इनमें डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन भी होता है। और आगे बढ़ते हैं सेंसरी सिस्टम के बाद। अब फाइनली वी कम टू देयर नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में मैं आपको चलो बना के बता ही देता हूँ कि देखिए हमारे पास एक अर्थवर्म बना लेते हैं फिर से, और इस बार आपको ध्यान देना है कि ये जो अर्थवर्म मैं बना रहा हूँ, अब व्यू जो होगा वो लेटरल साइड से होगा। लेटरल मतलब साइड्स, ये इसकी डोर्सल साइड है, टॉप साइड है, ये इसकी वेंट्रल साइड है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं ये बता देता हूँ कि ये ज़मीन है और ये ज़मीन पे चल रहा है ऐसा। तो जो पार्ट बॉडी का ज़मीन को टच करते हुए चलते समय रहेगा वो वेंट्रल साइड हो जाएगी, और जो टॉप साइड रहेगी वो डोर्सल साइड हो जाएगी। तो हमारा जो व्यू होगा वो भी स्क्रीन के सामने की तरफ से है ना, आपकी तरफ से, जहाँ आपकी आंखें हैं वहाँ से देख रहे हो आप, न तो आप इसको टॉप से देख रहे हो
ना आप इसको बॉटम से, जबकि आप इधर से देख रहे हो। यहाँ ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये देखिए, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है बच्चों, अब इनमें क्या है कि जो नर्वस सिस्टम होगा उसके लिए इनके पास एक नर्व रिंग होगी। ये देखिए आप, मैं यहाँ बना रहा हूँ कि इस तरह से एक नर्व रिंग होगी। ये इस तरह की इनके पास एक नर्व रिंग होगी। रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो इनकी फेरिंग्स के चारों ओर है, रिंग बनती है। और फिर ये नीचे की तरफ ये इस तरह से जुड़ जाएगी, ऐसे ये आपस में। और नीचे इनकी एक नर्व कोर्ड होगी, जो ये रिंग बन गई बच्चों। और रिंग बनने के बाद ये इनकी नर्व कोर्ड है। नर्व कोर्ड में क्या है बच्चों, हर सेगमेंट में थोड़ा सा जो पोर्शन होगा वो इस तरह से फूला हुआ होगा, और उस फूले हुए पोर्शन को हम गैंग्लिया कहेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि अभी आपने ये इसकी नर्व रिंग देख ली, ये इनकी नर्व रिंग हो गई है, और ये इनकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो गई है। लेकिन इससे अभी पूरा इसका नर्वस सिस्टम अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो अब अपन क्या करते हैं, इस डायग्राम को तो एक बार साइड में रख लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं और इधर ऊपर रख देता हूँ मैं। ठीक है, और हम आ जाते हैं एक और डायग्राम पे। अब मैं एक बार फिर से जो है अर्थवर्म बना रहा हूँ, लेकिन इस बार जो मेरा व्यू होगा वो बच्चों टॉप व्यू होगा। आपको ये चीज़ समझनी है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ऊपर से देखूंगा इसको, अर्थवर्म को। तो ऊपर से देखने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अर्थवर्म को ज़मीन पे अपनी ट्रे में, डिसेक्शन की जो ट्रे होगी वहाँ लिटाऊंगा। लिटाने के बाद मैं उसकी ऊपर की साइड की जो स्किन है उसमें मिडल में एक कट लगूंगा, पीछे से लेकर आगे तक। यहाँ पे मैं एक कट लगाऊंगा उसकी स्किन में, और कट लगाने के बाद उसकी स्किन को इस तरफ और इस तरफ वाइड स्प्रेड कर दूंगा, मतलब खोल दूंगा। तो आप समझ लीजिए कि मैंने उसकी स्किन को कट लगा दिया है, और स्किन को कट लगाने के बाद उसकी स्किन को चौड़ा कर दिया है। तो मुझे अब अंदर सीधा क्या दिखाई देगा, तो बच्चों अब मुझे अंदर उसकी एलिमेंट्री कैनाल दिखाई देगी। समझ में आया आपको? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी इस एलिमेंट्री कैनाल को पकड़ के अपनी उंगली से यहाँ से पकड़ के उठाऊंगा, और उठा के मैं उसके नीचे देखने की कोशिश करूँगा। तो अब मुझे दो चीज़ें दिखेगी बच्चों, ध्यान देना आप, कि एक तो मुझे यहाँ आगे इस जगह पर उसकी, ये देखो, नर्व रिंग दिखाई दे रही है। इसको आप समझ लें कि ये उसकी नर्व रिंग होगी। ओ, ये सारा पार्ट हट गया, तो ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा बच्चों। तो ये देखो, ये उसकी नर्व रिंग दिखाई दे रही है हमको। ओके, ये इस तरह से एक रिंग बनी हुई है, ये इधर नीचे गई है। आया समझ में? तो ये तो बन गई नर्व रिंग। इसमें ये दो गेंगलिया है, यहाँ पर भी दो फूले हुए स्ट्रक्चर्स हैं। गेंगलिया में थोड़ी देर में अभी आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ गेंगलिया, क्लियर करेंगे हम उसको। और ये यहाँ पे दो इस तरह से लेटरल नर्व्स हैं, एक इधर है लेटरल नर्व और एक इधर है लेटरल नर्व। तो ये तो क्या बन गई, इसकी नर्व रिंग बन गई। अब मुझे देखना है कि इस एलिमेंट्री कैनाल के नीचे क्या है। तो इस एलिमेंट्री कैनाल के नीचे क्या है वो देखने के लिए मुझे इस एलिमेंट्री कैनाल को पकड़ के लिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये समझ लो बच्चों कि मैंने इस एलिमेंट्री कैनाल को पकड़ के लिफ्ट कर लिया है, और अब ये वहाँ है ही नहीं, ये हटा देता हूँ मैं इसको। तो जैसे ही मैं इस एलिमेंट्री कैनाल को लिफ्ट करके फेंक दूंगा, मुझे नीचे, मुझे उसके नीचे का पार्ट देखना है। तो जैसे ही मैं उसके नीचे का पार्ट देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि नीचे की तरफ ये जो इसकी नर्व रिंग है, ये इस तरह से और इस तरह से रिंग बनी हुई है, और दो नर्व कॉर्ड है हमारे पास अब यहाँ। और उस नर्व कॉर्ड, ये एक नर्व कॉर्ड चल रही है, ये देखो, ये एक नर्व कॉर्ड है, और ये दूसरी नर्व कॉर्ड है।
ये देखिए, और दोनों नर्व कॉर्ड में यहाँ पर ये नर्व कॉर्ड दोनों सेपरेट रहती नहीं है, वैसे एक कॉमन शीथ होगी, उस कॉमन शीथ के अंदर ये बंद हो जाएगी, लेकिन हम अभी उस कॉमन शीथ को तो हटा देती हूँ। समझ लीजिए कि मैंने उस कॉमन शीथ को तो फेंक दिया। आपको अब 2 पॉइंट ध्यान रखना है। नर्वस सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ है? नर्वस सिस्टम का आगे वाला जो पार्ट है उसमें एक रिंग हो गई है, और ये जो पीछे वाला पार्ट है उसमें एक वेंट्रल, वेंट्रल क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल के नीचे है इसलिए वेंट्रल, और डबल नर्व कॉर्ड है इनकी, वेंट्रल और डबल नर्व कॉर्ड है। बच्चों ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होंगे, नॉन कॉर्डेट्स होंगे, लाइक ये एनिलिडा ले लो आप, आर्थ्रोपोडा ले लो, आगे हेमिकॉर्डेटा, या ये इनकी जिनकी इन्वर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास, इवन मोलस्का में भी इसी तरह से रहेगा, थोड़ा उनका डिफरेंट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इनकी जो नर्व कॉर्ड होती है वो वेंट्रल साइड में होती है। और जैसे ही आप कॉर्डेटा में आ जाओगे, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, हमारी सभी की जो नर्व कॉर्ड होगी वो हमारी बैक साइड यानी हमारी डोर्सल साइड में होगी। कि अगर मैं यहाँ पर किसी फिश को ड्रॉ करता हूँ या किसी पिजन को, किसी बर्ड को अपन ड्रॉ करेंगे, तो उनकी जो नर्व कॉर्ड होगी बच्चों वो इस तरफ होगी, जैसे यहाँ ऊपर की तरफ होगी, वो इस जगह चलेगी उनकी नर्व कॉर्ड, डोर्सल साइड में चलेगी नर्व कॉर्ड। जबकि जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ये यहाँ नीचे की तरफ चलती है। तो ये तो फंडामेंटल डिफरेंस है, और एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ नर्व कॉर्ड ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉर्डेट्स में जो नर्वस सिस्टम होगा वो डोर्सल साइड में रहेगा, और जो नॉन कॉर्डेट्स होंगे उनका जो नर्वस सिस्टम होगा वो वेंट्रल साइड में रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको और थोड़ा सा कभी आगे पीछे डिस्कशन करेंगे कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंसेस क्या है, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। मे भी हम आर्थ्रोपोडा में करें, जब भी टाइम आएगा मैं आपको उस बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो अब मैंने बच्चों यहाँ पर एक लाइन लिखी है, उस लाइन को आपको ध्यान देना है कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक लाइन लिखी है मैंने, तो उसको आप ध्यान दें। ये देखिए, नर्वस सिस्टम, नर्व रिंग मेड अप ऑफ पेयर्ड गेंगलिया। तो देखो बच्चों, एक गेंगलिया ये है, एक गेंगलिया ये है। आई रिपीट, ये येलो कलर से मैंने किया है। नर्व रिंग मेड अप ऑफ पेयर्ड गेंगलिया एंड लेटरल नर्व्स। तो ये देखो बच्चों, लेटरल नर्व्स हो गई, विच आर कनेक्टेड टू ए वेंट्रल, टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये डबल भी हो गई, वेंट्रल भी हो गई, और ये नर्व कॉर्ड हो गई। समझ में आया बच्चों आपको? ओके, तो ये आपको एनिलिडा के नर्वस सिस्टम की एक लाइन ही आपको लर्न करनी है कि इनका नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, नर्व रिंग और एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी। ये लाइन किताब में भी मिलेगी और बड़ी कन्फ्यूजिंग होती है, तो मैंने इस लाइन को थोड़ा क्लियर कर लिया। आप किताब से भी इस लाइन को पढ़ना, और फिर आप इस लाइन को भी पढ़ना और इस डायग्राम को रीड करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये गेंगलिया क्या होता है। तो समझिए बच्चों, हम जानते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें इस तरह से ये एक्सोन्स होते हैं, और ये यहाँ पे उनके डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं, करेक्ट। तो जैसे अब हमारे पास ये, मैं यहाँ एक छोटा डायग्राम और बना रहा हूँ। ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है, ये चौथा न्यूरॉन है, और ये पांचवा न्यूरॉन है। अब यहाँ क्या हो रहा है बच्चों कि ये इनके सबके एक्सोन है, और ये बेसिकली बंडल ऑफ एक्सोन है ना, कई सारे एक्सोन चल रहे हैं यहाँ पर। ये तो जो बंडल ऑफ एक्सोन होता है, उस बंडल ऑफ एक्सोन को बच्चों हम नर्व कहेंगे। समझ में आया आपको कि व्हाट इज नर्व? हम कई बार नर्व बोलते हैं, तो हम पता है कि नर्व क्या है। नर्व इज बेसिकली बंडल ऑफ एक्सोन। लेकिन ये ऊपर वाला जो एरिया है हमारा, ये जो एरिया होगा, इसे क्या कहेंगे? तो बच्चों इसके लिए हमारे पास वर्ड है गेंगलिया। एक्चुअली इसमें भी है गेंगलियोन, तो सिंगुलर होता है, और गेंगलिया प्लूरल होता है। तो व्हाट इज गेंगलियोन? तो गेंगलियोन को आप डिफाइन करोगे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी,
है ना। तो ये इसको हम बॉडी कहते हैं ना बच्चों। तो न्यूरॉन सेल की जो बॉडी वाला पार्ट है उनका जो ग्रुप होता है उसको तो हम गेंगलिया कहते हैं, और उनके एक्सोन का जो बंडल होता है उसे हम नर्व कहते हैं। तो अब आप इस डायग्राम में वापस आ जाएं, देखो यहाँ पे एक गेंगलिया है, यहाँ पे एक गेंगलिया है, ये गेंगलिया है, पेयर्ड गेंगलिया है, हर सेगमेंट में एक एक पेयर गेंगलिया का है। ये जैसे एक सेगमेंट है हमारे पास, ये एक दूसरा सेगमेंट है, तो हर सेगमेंट में एक पेयर इस तरह से पेयर्ड गेंगलिया प्रेजेंट है, डबल नर्व कॉर्ड है। और देखो हर सेगमेंट में गेंगलिया प्रेजेंट होना ये क्या प्रूव कर रहा है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में एस्केलमेंथीज में प्लेटीहेलमिन्थीज में मेटामेरिक सेगमेंटेशन बताया था, और उसमें कहा था कि देयर हैज़ टू बी सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। तो अब आपको हर सेगमेंट में ये गेंगलिया का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये प्रूव करता है कि यहाँ पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट है। तो बच्चों इस तरह से ये मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताई। वैसे इनका नर्वस सिस्टम में आपको एक ही लाइन याद रखनी है, देयर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ पेयर्ड गेंगलिया एंड लेटरल नर्व्स विच आर कनेक्टेड टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो डबल का क्या मतलब हो गया कि दो नर्व कॉर्ड चल रही है, और लोकेशन क्या रहेगी उनकी, वेंट्रल रहेगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। कोर्डेटा में नर्व कॉर्ड डोर्सल साइड में होगी, नॉन कॉर्डेटा में जो नर्व कॉर्ड होगी वो वेंट्रल साइड में होगी, और इनमें गेंगलिया होते हैं, हमारे तो गेंगलिया भी नहीं होते। एनीवे ये चीज़ें हम फिर बाद में और कभी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ गेंगलिया समझ में आया आपको। गेंगलिया और गेंगलियन में क्या फ़र्क है, गेंगलियन सिंगुलर है, गेंगलिया प्लूरल है। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी गेंगलियन कहते हैं हम उसको, और उसका जो एक्सोन्स होते हैं और उनका जो बंडल होता है उसको हम नर्व्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम के बाद फाइनली कम टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो वेरी सिंपल, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसी किसी में रीजनरेशन होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। पर आपको तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही याद रखना है। सम आर डायोशियस यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। और उसका जो एग्जाम्पल है वो नेरीज हो जाएगा। नेरीज में मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। ऊपर हमने नेरीज का भी डायग्राम भी देखा था। बट सम आर हर्मेफ्रोडाइट यानी कि बाईसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मोनोएशियस होते हैं, उनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। तो उसका एग्जांपल हो जाएगा एक तो सारे तरह के अर्थवर्म्स और सारी तरह की लीचेस। फर्टिलाइजेशन इनमें बाहर पानी में होगा, एक्सटर्नल होगा, और नहीं तो ककून में होगा। तो मैंने आपको समझाया कि अर्थवर्म में जो क्लाइटेलम होती है वहाँ पे ककून बनेगा। ये चीज़ें आपको अर्थवर्म के टाइम पर पढ़ाई जाएगी, आपको अभी सिर्फ लर्न करना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन अभी है भी नहीं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इन द ककून रहेगा। डेवलपमेंट इनमें मोस्टली डायरेक्ट ही होता है, लार्वल स्टेजेस नहीं होती। बहुत कुछ फ्यू ऐसे हैं जिनमें जो मराइन है दे हैव ट्रोकोफोर लार्वा, तो सम हैव ट्रोकोफोर लार्वा। और बच्चों इसी के साथ अब हम आज का जो लेक्चर है एनिलिडा का ये इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अभी हमारा एक पार्ट पढ़ना बाकी है, इनका क्लासिफिकेशन, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस करने बाकी हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, और हम अगला फाइलम आर्थ्रोपोडा की शुरुआत भी उसी फाइलम से उसी लेक्चर में कर लेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।